आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आपको क्या लगा था बब्बन को भी आने में देर लगेगी? ये सच नहीं है। बब्बन इस बार जल्दी आ गया और बहुत तगड़े तरीके से आया है, इसीलिए सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। इसी के साथ इस वीडियो को सब लोग लाइक ज़रूर करेंगे और जो लाइक नहीं करेगा बब्बन तांत्रिक का श्राप लगेगा उसे श्राप। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो। और अब बात करते हैं बब्बन की। कहते हैं एक योद्धा रण क्षेत्र को छोड़कर अगर विश्राम करने के लिए कुछ समय युद्ध से दूर चला जाए तो उसे हारा हुआ नहीं माना जाता, बस वो तैयारी कर रहा होता है। और जब उसकी वापसी होती है ना, युद्ध के परिणाम बदल जाते हैं और विरोधी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसी तरह से काली शक्तियां, बुरी शक्तियों ने यह ठान लिया था कि बब्बन तो जा चुका है, सृष्टि अब हमारी है। उन्हें क्या लगा था, बब्बन कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए ही तो गया था और फिर से वो वापस आने वाला था रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए। लेकिन क्या ये बब्बन का आखिरी युद्ध होने वाला था? बब्बन को आखिर वापस क्यों आना पड़ा? ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी थी जो बब्बन को वो काम छोड़कर वापस आना पड़ा? दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक, रोचक, धमाकेदार और थोड़ी सी, जैसा होता ही है, थोड़ी सी अतरंगी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक उर्फ रंजीत एक सिक्योरिटी गार्ड जो एक शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। कभी वो चौकीदार बन जाता, कभी कहीं पर उसे काम करना पड़ता। काम करते करते उसे लगने लगा था बस वो सिक्योरिटी गार्ड बनकर ही रह जाएगा। लेकिन बीच बीच में जहां पर वो काम करने के लिए जाता, कुछ लोग बातें कर रहे होते। एक बब्बन हुआ करता था, गंजे सर वाला। कहते हैं भूत प्रेत उससे डर कर भाग जाया करते थे। बब्बन मन ही मन मुस्कुराया करता था, लेकिन फिर वो गाली निकाल कर कहते, रंजीत भाग यहां से, बातें सुनता है। फिर बब्बन को लगता अब वो बब्बन नहीं रहा, अब वो रंजीत बन गया है। घर आकर रोया करता था, घर का प्रेत उसे सांत्वना दिया करता, कोई बात नहीं बब्बन, जो शेर होता है वो शेर ही रहता है, भले ही जंगल में हो या पिंजरे में हो। बब्बन को समझ में नहीं आता वो सांत्वना दे रहा है या बेइज्जती कर रहा है, लेकिन बब्बन फिर रो रो कर सो जाता। लेकिन पिछले कुछ समय से बब्बन की नींद खराब हो रही थी। पहले 2 दिनों तक लगातार बब्बन को एक भयानक सा सपना आ रहा था। उस सपने में बब्बन चलता जा रहा, सामने भयानक भयानक जानवर सामने आ रहे और बब्बन उनसे लड़ने की कोशिश कर रहा। लेकिन तभी एक आकाशवाणी बार बार उसके कानों में पड़ रही थी कि बब्बन तुम्हें मेरे पास आना होगा, समय कम है, समय बहुत ज्यादा कम बचा है, वो ताकतवर होता जा रहा है। बब्बन एकदम उठ जाता। 2 दिनों तक उसे ऐसा ही सपना आता रहा और तीसरे दिन उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उस बूढ़े आदमी की आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे हमारी काली पुतलियां होती हैं, बाकी आंख सफेद होती हैं। उसकी की पूरी आंख सफेद थी। जमीन पर बैठा हुआ, हाथ ऊपर की तरफ किए हुए बब्बन को बोल रहा था, बब्बन मुझे ढूंढो, मेरे पास आओ। बब्बन ने तब सपने में ही उसे गाली दी और कहा, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूं, तुम मेरे पास आओ, काम तो तुम्हें लगता है। उसने पत्थर मारा और बब्बन का सपना टूट गया। होता है ना, जैसे सपने में हम गिर जाते हैं, मर जाते हैं या कुछ टकरा जाता है, सपना टूट जाता है। बब्बन का भी सपना टूटा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक वो सपना आता रहा। बार बार वो बूढ़ा नए नए तरीके से कहता, बब्बन तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता लेकिन फिर भी तुम्हें पुकार रहा हूं। बब्बन सपने में लड़ने की कोशिश करता कि बाबा जी चले जाइए, क्यों मेरे सपनों में घुस रहे हैं। पहले सपने कुछ लड़कियों के आया करते थे, अब तो ये भूत पिशाच के सपने आने लगे हैं और आप मेरे सपनों में क्यों आ रहे हैं, आपको तो पहले मैंने देखा भी नहीं। उसने फिर से पत्थर मारा और बब्बन का सपना फिर से खुल गया। बब्बन मुंह में बुड़बुड़ कर रहा था, कैसा बूढ़ा है, एक तो सपनों में आता है, ऊपर से पत्थर मारता है। वो कह रहा था, बब्बन मुझे ढूंढो। बब्बन ने ये बात अपने प्रिय मित्र उस प्रेत को बताई जो उसके घर में रहता था। वो प्रेत बहुत ज्यादा प्यार करता था बब्बन को, क्योंकि बब्बन उसे हर चीज देता था।
उसकी जो मनोकामनाएं थी, जो इच्छाएं उसकी रह गई थी, खाने पीने की, कहीं किसी के घर झांकने की, वो बब्बन पूरी करवाया करता था। तो वो घर का प्रेत उसका दोस्त था, उससे वो बातें शेयर किया करता। बब्बन ने फिर से कहा कि कई दिनों से मुझे उसके सपने आ रहे हैं, वो बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास आओ। तो उस प्रेत ने कहा तो चले जाओ ना, हवेली पर बुला रहा है, कह रहा होगा आओ कभी हवेली पर, तो हवेली पर जाकर आओ। बब्बन ने कहा अभी मैं मारता हूं लहसुन चंदन तेरे मैं मुंह में ठूंस दूंगा। वो जो प्रेत था वो गायब हो जाता था, कुछ समय बाद वापस आ जाता था। लेकिन बब्बन को लगने लगा था कि वो तांत्रिकों से दूर है, ऐसे साधु बाबाओं से दूर है जो उसकी परेशानियों को दूर कर सके। तो आखिर इन सपनों का वो निचोड़ क्या निकाले। वो काम पर जाता रहा, ये सपने उसे परेशान करती रहे। फिर एक बार बब्बन को लगा कि मैं गुरु तांत्रिक के पास जाता हूँ। लगभग 10 दिन हो चुके थे और उसके बाद बब्बन गुरु तांत्रिक के पास गया। गुरु तांत्रिक दूर से ही देख चुके थे और गुरु तांत्रिक ने पता क्या किया था, खास तौर पर बब्बन के लिए। जैसे ही बब्बन आया, उस शमशान घाट में पैर रखने लगा, सर के पास से ऐसे पत्थर निकला। बब्बन देखने लगा पत्थर कहां से मारा गया। फिर बब्बन ने देखा कई पेड़ों के ऊपर गुलेल ऐसे बांधी गई थी रस्सियों के साथ। एक तरफ गुरु तांत्रिक नीचे बैठे हुए, कई रस्सियां पकड़ी हुई, बब्बन सामने। गुरु ने दूर से कहा चला जा बब्बन, तेरे लिए तैयारी करके रखी है, मेरे पास मत आना। बब्बन ने ऐसे एक कदम आगे बढ़ाया, एक गुलेल छोड़ी, पत्थर यहां से। बब्बन को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मूवी में चला गया हो, मैट्रिक्स मूवी में ऐसे पत्थर निकल रहे हैं। लेकिन गुरु तांत्रिक के पास वो पहुंच ही गया। गुरु तांत्रिक रोने लगे थे, बब्बन तुम आ गए हो, क्यों मुझे जान का खतरा महसूस हो रहा है। बब्बन ने कहा खतरा महसूस नहीं हो रहा होगा, मैं आपके लिए कोई परेशानी लेकर नहीं आया, मैं अपनी परेशानी आपको बताना चाहता हूं। एक बार के लिए गुरु तांत्रिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसे खुश होकर। अच्छा परेशान हो तुम? बब्बन को लगा आप खुश हो रहे हैं, मैं परेशान हूं। गुरु तांत्रिक ने कैसे सर नीचे की तरफ करके कहा ओह बब्बन बस दुख है मुझे, आंखों में आंसू आ गए। समझ में नहीं आ रहा था दोनों का प्यार है या दोनों की दुश्मनी। रहते इकट्ठे थे, बातें भी इस तरह किया करते थे। बब्बन ने पूरी बात गुरु तांत्रिक को बताई कि मुझे सपने आते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा ये कैसे सपने हैं? तुम्हें सपनों में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, भूत प्रेत नजर आते हैं, जवानी के दिन है अगर तुम्हें जवानी में भी मर्द नजर आते हैं, शायद तुम्हारे अंदर के यंत्र हिल चुके हैं। बब्बन ने कहा नहीं, यंत्र खराब नहीं हुए हैं, ना ही हिले हैं, अभी मुझे लड़कियां ही पसंद हैं, लेकिन सपनों में वो बूढ़ा बहुत ज्यादा परेशान करता है, कहता है तुम्हें मेरे पास आना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा उसकी कोई अधूरी इच्छा होगी, प्रेत होगा कोई, तेरे सपनों में आता होगा, देखा होगा कहीं, मोहित हो गया तो चला जा उसके पास। बब्बन एक बार तो जैसे दांतों को ऐसे चबाते हुए, गुरुजी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। गुरु तांत्रिक बात समझ नहीं रहे थे। बब्बन बड़े प्यार से गुरु तांत्रिक से बात करना चाहता था और गुरु तांत्रिक ने भी कहा बैठते हैं, दोनों प्रेम से सहमति बनाते हैं। दोनों ने प्रेम से सहमति बनाई। गुरु तांत्रिक ने बब्बन की टांग को पकड़ा, ऐसे कर्ट एंगल की तरह ऐसे करना शुरू कर दिया। बब्बन चला जा, मैं तेरा क्या करूं, चला जा। इस तरह से प्रेम से उनकी सहमति हुई। एक दूसरे के सर पर 1-2 पत्थर मारे प्रेम से। बब्बन वहां से भाग गया। फिर बब्बन पीछे से गालियां निकाल रहा था, गुरुजी आपको मेरी याद आएगी। गुरु तांत्रिक ने कहा हाँ याद आएगी कि मेरे भयानक इतिहास के दिन कैसे हुआ करते थे। बब्बन को भगा दिया गुरु तांत्रिक ने। बब्बन तांत्रिक अब तंत्र विद्या सीखना नहीं चाहता था, तो गुरु तांत्रिक को कोई चेला चाहिए था। बब्बन चेला नहीं रहा था, तो गुरु तांत्रिक अब बब्बन से नफरत करने लगे थे। महान तांत्रिक बनने के बाद इस तरह के साधारण काम करना गुरु तांत्रिक को पसंद नहीं था। गुरु तांत्रिक वहीं पर 3 तांत्रिक गुरु तांत्रिक पर हंस रहे कि इसका चेला भाग चुका है। गुरु तांत्रिक पत्थर बड़े निशाने पर मारा करते थे, अब सीख चुके थे, तो तीनों के सर पर एक पत्थर मारा, तीनों बेहोश हुए। तो गुरु तांत्रिक वहां बैठे, अब मुझे शांति का एहसास हो रहा है। बब्बन चला गया काम पर, लेकिन जहां पर वो काम कर रहा था ना, वहां किसी ने अपनी परेशानी बताई कि एक जगह है जहां पर बहुत सारी बीमारियां फैलती जा रही हैं, और एक खास तरह की बीमारी जिसने सबको परेशान किया है। नज़ला, जुकाम ऐसा तो साधारण है, कोरोना वगैरह, लेकिन एक बीमारी की शरीर काला होना शुरू हो जाता है। उस गांव के ज़्यादातर लोग ऐसे काले होते जा रहे हैं और कहते हैं वहां पर एक अजीब सा प्रेत है, दानव है, क्या चीज़ है जिसे वो छूता है वो इंसान काला हो जाता है। बब्बन ने कहा ठीक है, क्योंकि ये बात की थी सिक्योरिटी कंपनी के मालिक ने।
बब्बन से कि ऐसे हमारे उस गांव में मेरे दादाजी वहां पर रहते हैं, कोई तो उनकी मदद कर दे। बब्बन ने कहा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, क्योंकि बब्बन तो रंजीत बना हुआ था ना, छपरी लंबे बालों वाला। तो उस कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम्हारे पास एक ऐसा तांत्रिक है, वो टकला सा जो तुम्हारी बातें कर रहा था, यहां पर आया था, क्या उससे कहकर तुम ये काम करवा सकते हो? बब्बन तब सोचने लगा कि गुरु तांत्रिक बात तो मानेंगे नहीं, काम करवाऊंगा कैसे। फिर बब्बन ने कहा कीमत कितनी मिलेगी, मैं गुरु तांत्रिक को मना लूंगा। उसने कहा 50,000 देने को तैयार हूं मैं, लेकिन ज्यादा नहीं दे सकता। बब्बन जबान से निकालने वाला था कि मैं 1500 से कम नहीं लूंगा। उसने 50,000 कह दिया। बब्बन ऐसे, फिर बब्बन कहने लगा ये तो बात बन गई, अब ऐसा काम मैं गुरु तांत्रिक को कैसे दूं, 50,000 की कमाई मैं करूंगा। बब्बन ने तब कहा मेरे पास गुरु तांत्रिक से भी महान तांत्रिक हैं। उसने पूछा कौन? बब्बन ने कहा बब्बन तांत्रिक। अब उसने पहले तो हैरानी दिखाई कि तुम जानते हो बब्बन तांत्रिक को? बब्बन ने कहा हाँ मैं जानता हूं। इस तरह कंपनी के मालिक से बात हुई और बब्बन शाम के वक्त पहनावा पहनकर अपने वाला वो तांत्रिक वाला उस कंपनी के मालिक के पास गया। मालिक बैठा हुआ। अब बब्बन के अंदर खुन्नस भी थी, कई बार जानबूझकर वो बदला लिया करता था, गलत जगह भेज दिया करता था। बब्बन चलता हुआ आया और कहने लगा 50,000 दो, उस गांव में जो प्रेत है मैं दूर भगा कर आऊंगा, मैं बब्बन तांत्रिक हूं। सामने वो कंपनी का मालिक कहने लगा जी लीजिए, आपकी बातें मैंने बहुत सुनी है। तब बब्बन ने ऐसे मसाला निकाला और कहा पहले तो तुम्हारे ऊपर से वो शक्तियां दूर करता हूं, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर श्राप है। वो ऐसे खड़ा हो गया। बब्बन ने मिर्ची निकाली, आंखों में डाल दी, वो नीचे सिसकता रहा। तब बब्बन वहां से भाग गया। पीछे से कहता हुआ गया ये शक्तिशाली मसाला है, तुम्हारे अंदर अगर कोई प्रेत होगा वो दूर भाग गया होगा। प्रेत तो दूर भागा नहीं, उसकी आंखें ऐसे बाहर आने को हो गई थी। बब्बन भागा। वो गांव का सफर काफी ज्यादा लंबा था, रास्ते में अंधेरा हो चुका। बब्बन को लगा एक झपकी ले ही लेता हूं, बस तो बहुत देर बाद आएगी। बब्बन वहां पर सोया और वहां पर बब्बन को आंखों के सामने नजर आया एक काला सा प्रेत। सपने में काला प्रेत बब्बन को पकड़ने वाला था। जैसे ही उसने बब्बन को पकड़ा, छुआ, बब्बन काला काला होने लगा, सारा काला हो गया। धीरे धीरे काला होने के बाद उसका शरीर झड़ने लगा और टूटकर वो गिरने लगा। सिर्फ सर बचा था और सामने से वही बूढ़ा आदमी काली आंखों वाला कहने लगा तुम्हें मेरे पास आना होगा वरना तुम्हारा ये हश्र होगा, सोच लो, भविष्यवाणी यही कहती है। सपना टूट गया। बब्बन उठा हड़बड़ी में, ये क्या हुआ, ये कैसा सपना था, मुझे बार बार वैसा सपना क्यों आता है? बब्बन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बब्बन जाना चाहता था किसी ऐसे के पास जो उसे बता पाए, लेकिन काम भी जरूरी था। पहले वो 50,000 कमा ले। भूतों से मुकाबला करना उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन बब्बन को यह नहीं पता था बायां हाथ ये होता है या ये होता है। बब्बन को लेफ्ट राइट का पता था, फिर भी बब्बन कहा करता था ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। बब्बन बस पकड़कर उस गांव के करीब पहुंचा था। जैसे ही गांव के अंदर जाने वाला था, बब्बन ने कपड़े पहने हुए काले रंग के, धोती काली, काली मालाएं थी, चेहरे पर भी कुछ मला हुआ, पेंटिंग ऐसे बना लिया करता था, थोड़े टैटू भी बनाए हुए, ऊपर से मेकअप कर लिया करता था रंजीत बनने के लिए। जैसे ही वहां जा रहा, गांव वालों ने घर के अंदर से खिड़कियों से पत्थर मारने शुरू कर दिए। भूत आया, भूत आया। बब्बन के सर पर एक दो पत्थर टकराए। फिर बब्बन एक दीवार से सटकर कहने लगा कमीनों, पत्थर क्यों मार रहे हो, मैं तो मदद करने के लिए आया हूँ। गांव वालों ने कहा हम तुम्हारी मदद करते हैं, आओ सामने आओ। बब्बन सामने आया। उन्होंने फिर से पत्थर मारे। बब्बन के सर से खून टपक रहा था। बब्बन जमीन पर लेट गया। खिड़कियां ऊंची थी ना, पत्थर ऐसे मार रहे। बब्बन नीचे लेट गया। अब पत्थर बब्बन की लग नहीं रहा। तब गांव वालों ने पूछा तुम तो इंसान लगते हो। बब्बन ने कहा तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ बोलने वाले कुत्ते घूम रहे हैं? इंसान ही हूँ, ये टकला सर है, कद्दू नहीं लगाया है मैंने सर पर। तब गांव वालों को बब्बन पर यकीन हुआ। कई गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे, कई गांव वाले वहां खड़े। बब्बन ने जैसे ही कुछ गांव वालों को देखा, बब्बन के होश उड़ गए। ऐसे पूरा हाथ काला, यहाँ गर्दन काली, कई के ऐसे मुंह काले हो चुके थे, जैसे कोई बीमारी थी जो पूरा शरीर को काला कर रही थी, और उंगलियों से जैसे पपड़ी उतर रही थी। यही तो बब्बन ने सपने में देखा था कि बब्बन के साथ ऐसा हो रहा। कांपते हुए बब्बन ने गांव वालों से पूछा कि ये क्या है? गांव वालों ने कहा यही तो बीमारी है। बब्बन ने पूछा तो इंजेक्शन लगवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ इस तरह बीमारी लगवा कर क्यों बैठे हुए हो? गांव वालों ने कहा कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने से ये बीमारी नहीं फैलती। तब बब्बन को सांस आई।
फिर बब्बन ने कहा, तो ये बीमारी फैलती कैसे है? क्या ऐसा तो नहीं पखाना जाने के बाद तुम लोग हाथ नहीं धोते तो ये बीमारियां हाथ से फैलती जा रही हैं? ये बात बब्बन को नहीं करनी चाहिए थी। काले काले हाथों से जो चमाटे पड़ी, गाल लाल लाल हो गए थे, लेकिन बब्बन फिर भी सवाल किए जा रहा, घुमा फिरा कर। उसने कहा, तो ये हाथ काले कैसे हुए हैं? अब मैं समझ पा रहा हूँ, छूने की कोशिश दोबारा मत करना, तुम विफल रहोगे। गांव वालों ने कहा, यहाँ एक काले रंग का प्रेत घूमता है। अजीब सा प्रेत है वो, पूरी तरह से काला, और अगर वो किसी को छू ले तो उसे बीमारी लग जाती है। जिसे वो छूता है बीमारी लगती है, उसके बाद वो काला होता चला जाता है और पूरी तरह जैसे ये बीमारी शरीर पर फैलती जा रही है। डॉक्टर खुद डर रहे हैं। इस गांव की ये बीमारी को बाहर किसी को बताने दिया नहीं जाता, क्योंकि उस अजीब से प्रेत से ये बीमारी लग रही। बब्बन ने कहा, मैं मारूंगा उसे। ऐसे कैसे? कोई प्रेत रंग लगा कर जा रहा है, टैटू बना कर जा रहा है, देखता हूं मैं उसे। गांव वाले घरों के अंदर जा चुके। बब्बन बाहर निकला। पता था बब्बन को अब उसे पकड़ना होगा, लेकिन छूने से भी बचना है। तो बब्बन ने क्या किया, बड़ी बड़ी जुराबें पैरों पर चढ़ा ली। गर्मियों का मौसम था, हाथ पर जुराबें चढ़ा ली, लंबी सी टी शर्ट पहन ली, ऐसे पूरा शरीर ढक लिया था, चश्मे लगा लिए। अब उसके पास चश्मे थे काले रंग के, जो वेल्डिंग करने वाले चश्मे होते हैं ना, वो वाले लगा लिए। नजर नहीं आ रहा। 2 बार तो खाई के नीचे गिरते गिरते बचा। फिर उसे लगा कि चश्मे उतार देने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि प्रेत है सामने से मुकाबला करेगा, ऐसे उंगली थोड़े ना आंख में मारेगा। उसे लगा चश्मे उतार देने चाहिए। सर पर जैसे कफन बांधा हुआ था, ऐसे तैयार होके उस गांव वाले इलाके में घूम रहा। उसे लगा रात के वक्त उसे वो काला अजीब सा प्रेत नजर आएगा, जिसके छूने के बाद उसको बीमारी लग सकती है। बचना है, चंदन लहसुन मारकर उसे खत्म करना है। मंत्र बब्बन को आते थे, लेकिन थोड़े थोड़े भूल चुका था, क्योंकि अब उसे ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड वाले काम करने पड़ते थे, तो वो वाले जो बातें थी वो याद रहती थी। मंत्र भूल चुका था। फिर भी उसे एक बात का पता था, वो बब्बन है, बब्बन। तब बब्बन ने देखा सामने एक काला आदमी, शरीर पूरी तरह से काला, और तब बब्बन को लगा इसके छूने पर मुझे बीमारी लगेगी, इसे मारना होगा। बब्बन पीछे से गया, उसने मसाले निकाले, पीठ पर मारे। मिर्ची वाले मसाले थे, उसकी 2-4 चीखें निकली। फिर चंदन लहसुन उसकी पीठ पर मला और कहने लगा, बब्बन खत्म, तुम खत्म, अब तुम बच नहीं सकते। पीछे मुड़ा वो, कहने लगा, ये गंजा कौन है? 3-4 लोग और बाहर की तरफ आ गए, वो भी ऐसे काले ही थे। बब्बन को लगा, इतने ज़्यादा, इतना सामान तो मैं लेकर नहीं आया। बब्बन ने तब कहा, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों लोगों को बीमारी दे रहे हो? सामने वो आदमी ऐसे सोचने लगा, कौन सी बीमारी? बब्बन ने कहा, वही काले शरीर वाली बीमारी तुम्हें तो लगी हुई है। छुआछूत की ये बीमारी तुमसे बाकियों को लग रही है। अब बाकियों से आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन तुम क्यों दे रहे हो? वो हैरान परेशान। बब्बन ने कहा, तुम मर क्यों नहीं रहे? तुम्हारे ऊपर सब कुछ मैंने कर तो दिया है। उसने कहा, मेरे पास आओ। बब्बन ने कहा, नहीं, तुम हाथ लगाओगे। उसने कहा, नहीं, हाथ नहीं लगाते। उसने लंबा डंडा उठाया, इसे मारना शुरू कर दिया। बब्बन नीचे ऊपर से डंडे मार रहे। फिर उन्होंने बब्बन को उठाया। बब्बन बेहोश होने की कगार पर था। बब्बन को उन्होंने उठाया और फिर कहने लगे, किसकी बात कर रहे हो? हम तो काले कच्छे वाले हैं, हम काले रंग के कच्छे पहनते हैं, शरीर पर तेल लगाते हैं, चोरी का काम है हमारा, चोरी का। तुम बातें घुमा रहे हो, तुम सीक्रेट एजेंट लगते हो, पुलिस के एजेंट लगते हो, तुम्हें मौत के घाट तो उतारना ही होगा। तब बब्बन को उन्होंने बिठाया। फिर बब्बन कहने लगा, मुझे किसी गीली जगह पर बिठाओ, यहाँ आसपास तालाब होगा, मुझे गीली जगह पर बिठा दो। उन्होंने कहा, ठीक है, मरने से पहले तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। बब्बन एक तालाब के पास गया। बब्बन हंसने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रही बब्बन क्यों हंस रहा है। बारिश हुई थी, छोटे छोटे खड्डों में पानी भरा हुआ। बब्बन ने झोले से कुछ सामान निकाला। वो डर गए, चाकू वाकू निकालेगा। बब्बन ने पत्थर निकाले। वो हंस रहे, पत्थर निकाल रहा है, पत्थर मारेगा, मार। बब्बन ने पत्थर मारा, सर पर नहीं, नीचे पानी में, जहां पानी खड़ा था। सोडियम मेटल। बब्बन कमीना था, सोडियम मेटल लेकर घूमता था। एक बार आविष्कार कर लिया धमाकों वाला। सोडियम मेटल पसंद आ गया था। पानी में मारा, धमाके। वहां जगह जगह पानी था, जैसे ही पत्थर जहां जहां गिरते धमाके होते। पीठ बब्बन की भी सड़ी थी, लेकिन काले कच्छे वालों के कच्छे भी सड़ गए, और भी बहुत कुछ सड़ा, आप समझ सकते हैं। जिसके बाद उनकी हालत पतली। पेड़ों पर चढ़े हुए, पेड़ों को आग लग गई, जंगल के उस हिस्से में आग लग गई। बाद में उस रात तो वो काला दानव नहीं मिला,
अगले दिन पता लगा कि 4 लाशें पेड़ों के ऊपर जली हुई मिली हैं। सब पूछ रहे थे ये उस शैतान का, उस प्रेत का काम हो सकता है। बब्बन ऐसे सर झुकाए हुए, पता नहीं, हो सकता है। गांव वाले कह रहे कि वो ऐसे किसी को मारता तो नहीं, छूता है और भाग जाता है। बब्बन ऐसे कह रहा, पता नहीं, हो सकता है, कई बार प्रेत होते हैं, ऐसे खतरनाक होते हैं। दहशत थी वहां काले कच्छे वालों की, लेकिन काले कच्छे वाले अब ऐसे बब्बन से डरने लगे थे। जो बचे उन्होंने बाकी जगह ये खबर फैला दी कि एक शैतान है, जलाकर मारता है। एक तो वो काला शैतान छूकर बीमारी लगाता है, एक काला गंजा शैतान जलाकर मारता है, जलाकर। अजीब शक्तियां हैं उसके पास। वो तो अच्छा हुआ जो बताने के लिए गया, वो दूर खड़ा था, उसने बब्बन का नाम नहीं सुना। अगर सुन लेता बब्बन बब्बन, फिर बब्बन पकड़ में आता। क्या बताता बब्बन? जंगल को आग उसने लगाई है। वो पूरा दिन बब्बन ने पीठ पर मरहम पट्टी लगवाई, रात को तैयार था वो काले शैतान से मुकाबला करने के लिए। अब बब्बन ने कुछ तेज धार हथियार भी रखे, चाकू वाकू, ताकि वो अगर काले कच्छे वाले सामने आ गए ना तो मुकाबला कर पाए। लंबे लंबे डंडे भी रखे, सामने से चाकू लगाकर भाले बना लिए थे उसने। मुकाबले के लिए तैयार था बब्बन, जैसा मैंने बताया। कोई योद्धा रण क्षेत्र को छोड़कर कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए चला जाए तो उसे हारा हुआ नहीं माना जाता। वो वापिस आता है और वापिस आने के बाद वो युद्ध का परिणाम बदल सकता है, और बब्बन भी तो वैसा ही था। बब्बन परिणाम बदल सकता था। तो बब्बन ने रात के वक्त तैयारी की थी, विश्राम करके आया था ना, पीठ जली हुई थी, पीठ पर कपड़ा बांधा हुआ, लेकिन कई जगह बचाने के लिए शरीर को लपेटा हुआ, मोटी गर्म पट्टी। गर्मी का मौसम था लेकिन गर्म पट्टी लपेटी हुई तो पसीने भी आ रहे। उसके घमौरियां पीठ पर हो चुकी थी, क्योंकि पिछली रात भी ऐसा ही कुछ किया था। ऐसे ऐसे पीठ को दीवार से ऐसे रगड़ रहा, कभी किसी पेड़ से ऐसे रगड़ रहा। कई जानवर जो कि वहां ऐसे पीठ को रगड़ रहे, उसे नजर आ रहे, वो भी वैसा। जानवर खुद हैरान, ये एक ऐसा प्राणी है पीठ को रगड़ रहा है, इंसान तो हाथ से रगड़ते हैं, इसने क्या पहना है? जानवर भाग रहे थे। बब्बन को तब सामने नजर आया एक काला प्राणी, 2 पैर 2 बाजू। बब्बन को लगा काले कच्छे वाला तो नहीं। फिर बब्बन ने देखा इसने तो कच्छा ही नहीं पहना। बब्बन को लगा कच्छा गिर तो नहीं गया, तेल तो मला हुआ लगता है। बब्बन को शर्म भी आ रही थी, अब कच्छा भी नहीं पहना था, शर्म तो आएगी। फिर बब्बन ने मसाले निकालने शुरू किए। सामने से उसने भी कहा, तो गांव वालों ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं। बब्बन ने कहा, इंसान भी बढ़ते जा रहे हैं, इंसानों की यही खासियत है, आबादी बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। शादी हो जाए 5 बच्चों से पहले रुकते ही नहीं, रुकते नहीं। सामने वो कह रहा, बात तू नहीं है, तू बातें भी तेरी बंद हो जाएंगी, आ मेरे पास, तुझे छू लूं। बब्बन ने कहा, छूने की बात मत कर, देख मैं किसी पराये मर्द से ऐसे छूने वाली बातें नहीं कर सकता। हाँ कोई लड़की होती बात अलग थी, अब तू मर्द है, दूर रहना, दूर रहना, बात कर, क्यों फैला रहा है बीमारी। बब्बन को लगा कि यही होगा। सामने से उसने भी माना कि हाँ मैं हूं। उसने कहा, मेरे छूने से ये बीमारी लगती है, ये सिर्फ बीमारी नहीं है, मेरे जैसे बनेंगे सब, मेरे जैसे। मैं तो सोच सकता हूं, लेकिन वो मेरी सेना होगी। जब वो पूरी तरह से काले हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, लाशें बनेंगे। मेरी बीमारी से बनी हुई वो लाशें मेरे अधीन होंगी, मेरे गुलाम होंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा वो करेंगे। तब बब्बन ने पता नहीं क्यों उसे जलील करना सही समझा। बब्बन ने कहा, तुम्हारी शादी हुई थी? उसने कहा हाँ। बब्बन ने कहा, तुम मरे कैसे? वो थोड़ा सा हकलाने लगा, वो बस मर गया। बब्बन ने कहा, सच बताओ तुम मरे कैसे थे? वो कह रहा, बात और कोई करो, ये बात नहीं करेंगे। बब्बन ने कहा, करो, तुम तो शक्तिशाली हो ना, तो बातें करने से डर क्यों रहे हो? उसने कहा, मेरी बीवी ने मुझे मारा था। बब्बन ने कहा, बीवी के हाथों कैसे मरा? उसने कहा, पता नहीं, बीवी ने खाना बनाया था। मैंने कहा, ये क्या घटिया खाना, हर रोज यही खाने को मिलता है। पहली बार हिम्मत की थी बीवी को जवाब देने की, चाकू मेरी गर्दन में घुसा डाला उसने। बब्बन तब हंसता जा रहा। सामने से वो कहने लगा, तेरी तो मैं ऐसी की तैसी। भागा भागा बब्बन की तरफ आया। बब्बन ने कहा, सेना को अधीन करेगा, अपनी बीवी के सामने तेरी चलती नहीं थी, सेना को अधीन करेगा। ये कह के बब्बन आगे से बेइज्जती किए जा रहा। वो बब्बन को छूने की कोशिश कर रहा। यही तो बब्बन की चाल थी। बब्बन ने क्या किया, मसाले निकाले, मंत्र बोले, ऐसे पीछे वो जो प्रेत था ना ऐसे बच रहा। चालाक बहुत था, उसे कमजोरी पता थी उसकी अपनी, कि ऐसे मसाले मंत्रों वाले अगर उसके शरीर के पास आएंगे वो कमज़ोर होगा। ये तांत्रिक है, इसका तो काम यही है। छूने के लिए वो जगह ढूंढ रहा कि कहाँ पर छूं, जूते पहने, जुराबें पहनी हुई,
आंखों वाली जगह खाली है। तो वो ऐसे, तेरी आंखें तेरी ऐसी की तैसी, पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा। बब्बन अब गालियां नहीं निकालता था। बब्बन जानता था गाली नहीं निकालनी चाहिए, एक बार मरते मरते बचा था। बब्बन एक जगह रुका और कहने लगा, चालाक तुम भी हो, चालाक मैं भी हूँ, आओ युद्ध करते हैं। सामने वो खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, चलो। बब्बन ने कहा, तुम मुझे छू लोगे, मैं उस बीमारी को अपने शरीर में महसूस करूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम बचोगे कैसे? मेरे पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। उसने कहा, ज़्यादा मत बोल, सीधा लाइन पे आ। बब्बन ने कहा, मेरे पास मतलब ऐसा सामान है कि अगर तूने मुझे छुआ मैं तुझे पकड़ लूँगा, तुझे मार डालूंगा। वो भी थर थर काँप रहा। वो सोच रहा है तो कमीना, कर तो कुछ भी सकता है, इसे अपनी आर्मी कैसे बनाऊंगा? अगर मैंने इसे छुआ ये मुझे मार डालेगा, बीमारी तो बाद में लगेगी, मरेगा जो भी होगा, लेकिन मैं भी तो खत्म हो जाऊंगा। वो भी टेंशन में, बब्बन भी टेंशन में कि बात तो मैंने बोल दी है, मुझे पता है नहीं इसे मारा जा सकता है या नहीं, अजीब सा है। फिर दोनों ने घमासान युद्ध शुरू किया। वो सामने से मारने के लिए आया, ऐसे छूने के लिए। बब्बन ने बड़ी चालाकी दिखाई थी। कुछ रुपए जो जुड़े हुए थे उससे उसने चंदन की लकड़ी ली, छोटी लकड़ियां से फेंका करता था, मसाले बनाकर फेंकता था। लंबी चंदन की लकड़ी ऐसे निकाली, सामने वो देख रहा, ऐसे मार रहा, जहां पड़ रही वहां निशान, सफेद निशान। वो काला था तो सफेद निशान बनता, आई आई करते। बब्बन ऐसे मार रहा, ऐसे मार रहा, उसका शरीर जल रहा था, सफेद रंग का, चीखें मार रहा वो। फिर बब्बन ने मसाले उसके मुंह में डाले, लहसुन उसके मुंह में डाला। बब्बन ने शरीर पर कुछ पहना हुआ था, बब्बन के घमौरियाँ, बब्बन खारिश भी किया जा रहा, मसाले मारे जा रहा। वो धीरे धीरे जलने लगा, खत्म होने लगा और कहने लगा, तू तो बड़ा ताकतवर है, मैं तुझे छू भी नहीं पाया और तू जीत की कगार पर पहुंच गया। अब वो बब्बन की आंखों को छू नहीं सकता था। बब्बन ने चश्मे सफ़ेद वाले पहन लिए थे, ऐसे शरीर का कोई अंग खाली है ही नहीं। उसने छूने की कोशिश की, छू नहीं पा रहा। फिर उसने कहा, तू जो भी है, एक बार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मैं खत्म होने वाला हूँ मुझे पता है, लेकिन एक बार तुझे देख लूँ, मुझे तसल्ली रहेगी। जिसने मुझे मारा है वो एक महान योद्धा था। बब्बन ने कहा, ऐसे सर से जो कपड़ा सर पर बांधा था ऐसे उतार कर, चश्मे उतार कर, पहचान मुझे। उसने पहचाना, ऐसे चमाट मारी, ऐसे बब्बन के मुंह पे, ऐसे बब्बन की आंखें ऐसे ऐसे हो गई। बब्बन ने मसाले मुंह में ठूंस दिया ऐसे ऐसे करते हुए। वो खत्म हो गया, वो जल गया। बब्बन के चेहरे पर छुआ था यहां निशान, काले काले निशान, वो सामने भस्म। फिर बब्बन गांव में आया। गांव वालों ने देखा और कहा, ये क्या निशान, तुम्हें उसने छू लिया, तुम भी मारे जाओगे। जैसे सब मरने की कगार पर हैं, तुम भी मारे जाओगे। बब्बन तब फिक्र में, अरे सच में उसने तो छू लिया, अब मैं क्या करूंगा? बब्बन अपना जो सर था वो दिखाना चाहता था, खोपड़ी दिखाना चाहता था, ये उसकी गलती थी। चेहरा दिखा दिया, बुरा फंसा। वो प्रेत ने बब्बन को पकड़ लिया था। वो मरा, बब्बन को भी साथ में लेकर गया। ये भयानक बीमारी, शरीर काला करने वाली, अजीब सी, पपड़ियाँ उतरने लगी, यहाँ से थोड़ा थोड़ा काला हो गया, यहाँ से काला हो गया। तब बब्बन एकदम बेहोश हो गया घबराहट के मारे। और जब वो बेहोश हुआ, सपने में उसे वही बूढ़ा नजर आया। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पास आओ, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये बीमारी तुम पर असर करेगी क्योंकि वो मारा जा चुका है। मेरे पास आओ, खुद को बचाना चाहते हो। फिर गांव वालों ने पानी मार के बब्बन को होश में लाया। बब्बन को लगा ये तो सपना था। बब्बन ने आईने में देखा, चेहरा तो काला हो रहा है। तब बब्बन सोचने लगा कि छुआ है उसने, अब मैं मरूंगा। बूढ़ा कह रहा है मुझे ढूंढना होगा, मुझे उसके पास जाना ही होगा। बब्बन 50,000 मिल चुके थे, काम हो चुका था, भागा हुआ आया, लेकिन बीमारी तो फैली हुई थी। बीमारी का इलाज वो ढूंढ नहीं पाया, मार दिया, उससे पूछ नहीं पाया। बब्बन वापस वहीं पर पहुंचा जहां वो हमेशा जाना चाहता था, शमशान घाट। गुरु तांत्रिक सामने, ऐसे, चला जा बब्बन। बब्बन ने ऐसे कहा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लीजिए। गुरु तांत्रिक को तरस आ गया। गुरु तांत्रिक कहने लगे, क्या हुआ बब्बन, पास आओ। बब्बन जैसे ही पास आया, गुरु तांत्रिक ने भाला बनाया था छाती में खोंपने के लिए, ऐसे आ जा आ जा। बब्बन ने भाले को पकड़ा, नीचे किया और कहा, मैं सच में मरने वाला हूँ। गुरु तांत्रिक एक बार, ये तो बुरी बात है, ये बुरी बात है, क्या हुआ बब्बन? बब्बन ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे है।
और वो जो बूढ़ा है ना मेरे सपने में आता है, जैसे उसे सब पता है। ये सिर्फ सपना नहीं है, जैसे उसे पता है भविष्य में क्या क्या होगा। मुझे वो काला काला आदमी सपने में पहले नजर आया था और सामने बाद में मैं पहचान गया था। गुरु तांत्रिक ने कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसके लिए तुम्हें आधा सोना होगा, आधा जागना होगा। नींद में हमें पूरा होश नहीं रहता, तुम्हें जागते हुए सोना होगा। बब्बन ने कहा, यह मैं कैसे करूँगा? गुरु तांत्रिक ने कहा, यहाँ समाधि में बैठो। बब्बन समाधि में बैठा। गुरु तांत्रिक ने ऐसे पत्थर मारा सर पे, बब्बन ऐसे बेहोश हो गया, आधा बेहोश। बब्बन को होश भी था, एक आंख बंद एक आंख खुली हुई। तब उसे सपने में वो बूढ़ा आदमी नजर आया था। जैसे ही बब्बन ने उस बूढ़े आदमी से बात की, मैं कहाँ पर आऊँ? बूढ़े ने कहा, आओ कभी हवेली पर। बब्बन कहने लगा, तेरी ऐसी की तैसी, बूढ़े मुझे बार बार तंग करता है हवेली पर बुलाने के लिए। उसने कहा, नहीं, सच में मेरी हवेली है, आओ हवेली पर बात करते हैं। बब्बन ने कहा, कौन सी हवेली? देखो गलत काम नहीं करूँगा मैं, वैसी बात मत करना। उसने कहा, नहीं, असली वाली मेरी हवेली है, वहाँ पर मैं समाधि लेकर बैठा हूँ, मुझे समाधि से उठाओ, मैं खुद उठ नहीं सकता, उसके बाद तुम्हें बता सकता हूँ। उसने एड्रेस बताया, बब्बन ने उसे याद किया। फिर बब्बन उठा और कहने लगा, एड्रेस मिल गया, चलिए गुरुजी चलिए। गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैं क्यों जाऊँ, बीमारी तुम्हें लगी है, तुम जाओ। बब्बन ने कहा, गुरु बिना शिष्य कहाँ जा सकता है, गुरु के बिना शिष्य की गति नहीं होती, इसीलिए मेरी दुर्गति होगी तो आप साथ चलिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, यह बात मैं मानता हूँ, शिष्य के बिना गुरु की गति नहीं होती, दुर्गति होती है, जानता हूँ। तुम्हारे साथ जाऊँगा तो भी मरूंगा, नहीं जाऊँगा तुम उठा कर ले जाओगे, अपने पैरों से ही चलूँगा मैं। बब्बन ने कहा, गुरु जी आप तो विद्वान हैं, विद्वान। गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन बातें कम करो, चलो सीधा। बस पकड़कर 6 घंटे का सफ़र करके वो जंगलों में गए थे। तमिलनाडु के उन जंगलों में बने हुए उस वीरान से घर में सामने से वो घर पहचान में आ रहा। सपने में वैसा घर नजर आता था, अजीब सा पत्थरों से बना हुआ। वो बूढ़ा कह रहा था, हवेली हवेली। हवेली नहीं थी, वो पत्थरों का बना हुआ घर, जिसके अंदर समाधि लगाकर पेड़ के बीच बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी। उसकी हड्डियां जैसे सिकुड़ी हुई थी, पतली पतली हड्डियां, मांस चिपक चुका था। बब्बा ने उसे उठाने की कोशिश की, उठिए उठिए, होश में आइए। काफ़ी हिलाया, वो बूढ़ा आदमी जैसे होश में नहीं आ रहा था। फिर बब्बा ने चमाटे लगानी शुरू कर दी, वो होश में नहीं आया। फिर गुरु तांत्रिक ने पानी मारा, वो होश में नहीं आया। गंदा नाले का पानी वहाँ था, निकलता था, वो मारा, होश में नहीं आ रहा। हर कोशिश कर ली। उसके बाद तो वहाँ जो वो हवेली थी, घर, वहाँ उन्होंने आग लगाई। सोचा आग लगेगी, पूरा घर जलेगा तो ये बूढ़ा बाहर की तरफ भागेगा। उन्होंने आग लगानी शुरू कर दी। जैसे ही वहाँ थोड़ा सा धुआं हुआ, वो बूढ़ा होश में आया। होश में आते ही कहने लगा, कमीनों मारने की पूरी प्लानिंग चल रही है। भागा वो बाहर की तरफ। अंदर धू धू करके वो हवेली जलने लगी। पत्थरों की थी, लकड़ी की थी। बाहर पहुंचते ही अब वो जो बूढ़ा था ना, वो अंधा था। उसकी जो आंखें थी पूरी तरह से सफ़ेद, जैसे पूरी सफ़ेद, काली नहीं थी। बब्बन ने कहा, आपकी आंखें तो सफ़ेद हैं, सपने में मुझे काली नजर आती थी। उस बूढ़े आदमी ने कहा, पास आकर देखो। बब्बन जैसे ही पास आया, उसने ऐसे आंखें, उंगली मार दी आंखों में बब्बन के। फिर कहने लगा, अब देखो मेरी आंखें। बब्बन ने कहा, सब कुछ काला काला नजर आ रहा है। उसने कहा, ऐसा ही है, मेरी आंखें काली ही हैं, तुम्हें सफ़ेद नजर आ रही होंगी पहले, अब काली काली नजर आ रही हैं। गुरु तांत्रिक कह रहे, अच्छा वो ठीक है, आपकी आंखें काली ही हैं, देख ली मैंने। वो आदमी था अंधा, लेकिन दिमाग में घुस सकता था। उसने तब अपनी आंखें काली की गुरु तांत्रिक के अंदर। गुरु तांत्रिक ऐसे कांप रहे। गुरु तांत्रिक भागे भागे गए, 2 बार पेड़ से टकराए, सर से खून निकला। फिर वो अंधा आदमी जमीन पर बैठा, आंखें हो गई सफ़ेद। फिर उसने कहा, दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तुम्हारे अंदर आकर तुम दोनों को मार डालूंगा। गुरु तांत्रिक सामने बैठे, बब्बन ऐसे आंखों को मलता हुआ सामने बैठा। फिर बातें शुरू हुई, प्रेम भरी बातें। वो अंधा आदमी असल में भविष्यवक्ता था। उसका कहना था कि मेरी उम्र 200 साल है, 200 सालों से इस पत्थर के घर में मैं रह रहा हूँ। किसी समय ये हवेली हुआ करती थी, शायद चोरों ने सारे सामान को चुरा लिया, मैं पेड़ का हिस्सा बन गया था। लेकिन लगभग 200-250 साल पहले हुई वो भविष्यवाणी सच होने का समय आ गया है।
बब्बन ने कहा बताइए कौन सी भविष्यवाणी, ये कालापन जो है पहले बताइए, ये कैसे ठीक करना है, भविष्यवाणी बाद में सुनेंगे। भविष्यवाणी क्या होगी, मेरी शादी कब होगी, ये भविष्यवाणी 200 साल पहले। उसने कहा पास आना, मुझे नज़र नहीं आ रहा। बब्बन पास आया, उसने ऐसे घुमा के चमाट लगाई, बब्बन पीछे चला गया। गुरु तांत्रिक हंस रहे। उसने कहा गुरुजी आप भी मेरे करीब आइए। गुरु तांत्रिक ने कहा नहीं, ज्ञान में प्रवाहित होता हुआ दूर से महसूस कर सकता हूँ, मुझे करीब से छूने से आशीर्वाद जो मिलता है उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने दूर से आशीर्वाद ले लिया। उसने पत्थर मारा दूर से, गुरु तांत्रिक को भी आशीर्वाद मिला। दोनों ऐसे पकड़ के बैठे हुए, बब्बन ऐसे बैठा हुआ। तब उसने कहा 200-250 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, अग्नि बीज जीवित होगा। प्राचीन काल का एक ऐसा राक्षस जो बहुत कमज़ोर होगा, अग्नि से प्रकट हुआ था वो, और उसका शरीर एक पेड़ की तरह है। उसके अंदर से जैसे फलों से सब्जियों से बीज गिरते हैं, कई बार उसके शरीर से बीज गिरता है, और जहाँ बीज गिरता है वहाँ पर एक दानव का जन्म होता है। वो दानव के अंदर जो रूह होती है किसी इंसान की जो वहाँ पर मरा है, जो सबसे बुरा, उसी जगह पर उसकी रूह को उसके शरीर में बीज के डाला जाता है, फिर वो दानव बनता है अलग शक्तियों वाला। अग्नि बीज अपने बीजों को समय समय पर गिराता चला जाएगा, लेकिन अग्नि बीज को रोकना होगा। अग्नि बीज को सिर्फ तुम रोक सकते हो। भविष्यवाणी में तुम्हारा नाम बताया गया है, बब्बन तांत्रिक। बब्बन ऐसे हैं, भविष्यवाणी में मेरा नाम? तब उस बाबा ने, अंधे बाबा ने कहा वो तो है, लेकिन भविष्यवाणी में ये नहीं बताया गया कि तुम रोक पाओगे। ये बताया गया है युद्ध होगा, भयानक युद्ध, मर भी सकते हो तुम, रोक भी सकते हो। तब बब्बन ने कहा ओ तो ठीक है, तो युद्ध की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। उसने कहा युद्ध तो करना होगा, युद्ध नहीं किया तो वैसे मारे जाओगे, क्योंकि उसकी सेना बनती चली जाएगी, बीज गिरते चले जाएंगे, वो ताकतवर होता चला जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया पर उसका कब्जा होगा। अग्नि बीज एक ऐसा राक्षस जो लाखों सालों से कैद था, भविष्यवाणी के अनुसार वो समय आ गया है जब वो जीवित होगा, जीवित हो चुका है। अब उसे रोकने वाला एक बिना बालों वाला तांत्रिक, जिसका नाम बब्बन प्राचीन समय में बताया गया है, तुम ही हो बब्बन। बब्बन ने कहा नहीं, वैसे मेरा नाम रंजीत है, बदल चुका है, रंजीत है। गुरु तांत्रिक ने ऐसे बब्बन को पकड़ा, बब्बन बोल तेरा नाम बब्बन है। बब्बन को मानना पड़ा। इस तरह वो अंधे बाबा भविष्य वक्ता कह रहे थे, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं भविष्य देख सकता हूँ, तुम्हारा युद्ध कहाँ कहाँ हो सकता है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, उस बीज को मिटाना होगा और ढूंढना होगा अग्नि बीज को। बब्बन ने कहा आप तो अंधे हैं, आप शक्तियों से ढूंढे उसे। उसने कहा पास आना, तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूँ। बब्बन ने कहा नहीं, ज्ञान मिल गया, समझ गया, नहीं कर सकते आप। तब अंधे बाबा ने कहा समझदार हो, मैं भविष्य वक्ता हूँ, देख सकता हूँ कुछ चीज़ें, झलक, लेकिन पूरा भविष्य नहीं देख सकता। भविष्यवाणी मेरे गुरु ने की थी, मैं बस देख सकता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, तुम्हें एक वेंडिगो का शिकार करना होगा जो उसके बीज से पैदा हुआ है। बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा। दोनों ने कहा नहीं नहीं, वेंडिगो पता नहीं, हमने देखा नहीं। दोनों तैयार नहीं थे, लेकिन तैयार होना पड़ा। बाबा ने कहा पास आओ, ज्ञान दूंगा। दोनों ने कहा नहीं। बाबा ने कहा मर जाओगे, नहीं रोका तो मर जाओगे, और भविष्यवाणी के अनुसार तुम ही उसे रोक सकते हो, युद्ध तुम्हारे साथ होगा और कोई युद्ध नहीं कर पाएगा। बब्बन को तब हामी भरनी पड़ी। बब्बन मुकाबला करने वाला है अब वेंडिगो का। आखिर अग्नि बीज कैसा है, क्या कर सकता है, ताकत क्या है इस बीज के सिवा? बब्बन को आगे आगे पता लगेगा, लेकिन इस बार मुकाबला वेंडिगो से कैसा होगा वो बाबा बता ही देंगे। जाना कहाँ है, और बब्बन को कीमत भी मिलेगी, क्योंकि वहाँ के लोग परेशान होंगे तो कमाई होगी। बब्बन ने कहा अब सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत कर लिया, कमाई का समय आ गया है। तो बब्बन मुकाबला करने के लिए जाएगा वेंडिगो का। क्या आप भी तैयार हैं बब्बन के नए कारनामों के लिए? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बब्बन का श्राप लगेगा। ये श्राप बहुत ही भयानक है। आपको भी बब्बन की वो कुछ शक्तियाँ मिलेंगी, बब्बन की किस्मत मिलेगी। फिर मत कहना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो। मिलते हैं
आगे वाले एपिसोड में जब बब्बन का मुकाबला वेंडिगो से होगा। तब तक के लिए डरते रहें।